कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे कोई एक स्टूडेंट कोर्स करता है उसके साथ वो प्रोजेक्ट करता है। हमारे पास स्टूडेंट कोर्स करता है, उसको रटता है और उसका इम्तिहान लेता है। इवन क्लासरूम्स में हम ये फील कर रहे हैं कि बच्चों को ऑनलाइन की इतनी आदत हो चुकी है कि वो बीच में एकदम 10 मिनट के बाद ही उनका रुझान जा रहा है। आप मुझे बताइए कि हमारे पास कितने फिनिशिंग स्कूल्स हैं जो इंजीनियरिंग के बाद बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि क्या कॉलेजेस में फिनिशिंग स्कूल का काम नहीं हो सकता? हमें बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग स्कूल्स की ज़रूरत है। अदानीज़ हैं, टाटाज़ हैं, बिरलाज हैं। मैं पूछता हूँ कि भाई सैयद्स, अलीज़, खान्स ऐसे क्यों ग्रुप्स नहीं हैं? कोई भी ये नहीं चाह रहा है कि अपने उनके बच्चे स्ट्रगल करें। और लफ्ज़ एंटरप्रेन्योरशिप का दूसरा मतलब है स्ट्रगल। जब तक आप खुद काबिल नहीं बनेंगे आप दूसरों को कैसे फायदा पहुंचाएंगे? भाई काम कौन करेगा? वो उसको भी मैं हायर कर लूंगा, उसको भी मेरे पास सिर्फ आइडिया है। वैसा नहीं, आप अपने आप को काबिल बनाइए। MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. नाजरीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू जारी रखते हैं। आरिफ सर, हम ब्रेक से पहले हमने बहुत सारे मुद्दों पे बात की, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे बात की। अगर हम इंजीनियरिंग का करिकुलम देखते हैं और फिर इंडस्ट्री प्रैक्टिस को देखते हैं तो इसके बीच में ये बहुत बार सुनने में आता है कि बहुत ज़्यादा गैप है, इररिलेवेंट हो चुका है करिकुलम। इसको गैप फिल करने के लिए क्या कोशिशें की जा रही है? थोड़ा उस पर रोशनी डालें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो इंडस्ट्री एकेडमी या गैप जो बताते हैं, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि हम जो एग्जिस्टिंग चीज़ को पढ़ा रहे हैं उसको छोड़ दें। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या कोई भी इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, उसमें कुछ फंडामेंटल सब्जेक्ट होते हैं। ओके। फर्स्ट ईयर में हम कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। राजू होगा कि मैथ्स 4 बार पढ़ाई जाती है, मैं M1, M2, M3 2 साल तक मैथ्स पढ़ाई जाती है जी। तो हम हर सब्जेक्ट के फंडामेंटल हर कोर्स पढ़ाते हैं जी। जिसको हम नहीं निकाल सकते, जिसको हम कुछ भी करके अपग्रेड नहीं कर सकते। 20 साल पहले जो कोर्स था वो भी हमको वो पढ़ाना है, इस बार भी पढ़ाना है। प्रिंसिपल्स रिमेन्स द सेम। बिल्कुल, प्रिंसिपल्स रिमेन्स द सेम। तो अब आया दूसरा सवाल कि फिर कैसे हम करिकुलम को इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे आती है बात इलेक्टिव्स की। ओके। तो जो इलेक्टिव्स कई साल पहले थे, अब उसको चेंज करके हम नए इलेक्टिव्स ला रहे हैं। ओके। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग इन दैट फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। जैसे कि एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इस तरीके से हमको ये चाहिए कि स्मार्टली हमारे करिकुलम में जो इलेक्टिव कोर्सेज हैं उनको इस तरीके से मॉडिफाई किया जाए कि इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट को वो सूट कर सके। अब दूसरा चैलेंज ये है कि इन इलेक्टिव कोर्सेज जो हम नए डिज़ाइन कर रहे हैं, इनको पढ़ाने के लिए हमारे टीचर्स की स्किलिंग ज़रूरी है। सही। तो हमको हमारे टीचर्स को ये एक जिम्मेदारी के तौर पे लेना चाहिए कि वो अपनी खुद की स्किलिंग करें पहले। सही। जब तक कि वो खुद नहीं देखेंगे कि नई चीज़ क्या है और इंडस्ट्री वालों से रब्त नहीं पैदा करेंगे कि भाई आपको किस तरीके के बच्चे चाहिए, उनसे इंटरेक्शन करने के बाद वापस वो क्लासरूम को आ सकते हैं। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि AICTE की तरफ से इंटर्नशिप्स मैंडेटरी कर दी गई हैं, लेकिन आप सोचिए कि इतने हज़ारों बच्चे हैं और कहाँ हैं इतनी कंपनीज जो इनको इंटर्नशिप्स दे सकें। तो मार्केट में ये भी एक चल रहा है कि भाई पेड इंटर्नशिप, यानी कि आपको जो है ना पैसे दीजिए और आप इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट ले जाइए। इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। इससे तो कहीं बेहतर ये है कि आप बच्चों को प्रोजेक्ट्स पे डालिए। मगरिबी एजुकेशन और हमारे एजुकेशन में एक ही फ़र्क है। US में या कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे कोई एक स्टूडेंट कोर्स करता है उसके साथ वो प्रोजेक्ट करता है। सही। और हमारे पास जी नहीं, हमारे पास स्टूडेंट कोर्स करता है, उसको रटता है और उसका इम्तिहान लिखता है। तो हमको ये बदलना है। हमको बच्चों को ये एनकरेज करना है कि भाई आप जब भी कोई कोर्स करें आप साथ में उसके कुछ प्रोजेक्ट करें, कुछ ऐसी चीज़ करें कि प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशनल लर्निंग। पेबल करके एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके तहत हमने मुफखमजा में कई 12 लैब्स कोर्सेस डिज़ाइन किए हैं हमारे बच्चों के लिए, जिससे कि हम उनको प्रोजेक्ट बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हैं, जैसे PBEL। ये चीज़ को हमारे करिकुलम के अंदर लाना चाहिए। ये एक मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। आरिफ सर, अगर हम गवर्नमेंट को देखें तो गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स आते हैं
स्टूडेंट्स को स्किल करने के लिए, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं मैं उनके अप्रिशिएट करता हूँ उनके इस एफर्ट को, मगर मैं एक पॉइंट ये गवर्नमेंट को भी बताना चाह रहा हूँ कि उनके जितने भी जो भी यानी कि इनिशिएटिव्स प्रोग्राम्स होते हैं वो मोस्टली ऑनलाइन होते हैं। बहुत ही कम ऐसे हैं जो फिजिकल या फेस टू फेस मीडियम में हैं। और ऑनलाइन कोर्सेज जैसे कि NPTEL का मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए। ये NPTEL ये एक IIT के प्रोफेसर्स का बनाया हुआ कोर्स वर्क है। इसमें 1000 बच्चे अगर एनरोल होते हैं, कंप्लीशन रेट सिर्फ 70 से 80 बच्चों का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ 8 से 10% बच्चे कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं ऑनलाइन का। तो जो भी आपको नंबर्स फिगर्स बताए जा रहे हैं गवर्नमेंट के जरिए से हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए से हो, ये एनरोलमेंट नंबर्स हैं। हमको चाहिए कि कंप्लीशन नंबर्स क्या हैं, कितनों ने सर्टिफिकेशन लिया है, उस चीज़ पे स्ट्रेस करना चाहिए। तो द बिगेस्ट चैलेंज दैट इज बीइंग फेस्ड आज की एजुकेशनल कम्युनिटी में वो है ऑनलाइन लर्निंग। बिल्कुल ही कम छोटा सा सेक्टर है जो कि ऑनलाइन लर्निंग को बेहतरीन तरीके से अब्जॉर्ब कर सकते हैं। जी जी। बाकी बच्चों में अभी वो सलाहियत नहीं आई है। तो एंगेजमेंट वाली जो कैफियत होनी चाहिए वो ऑनलाइन में अभी नहीं है, टेक्निकल खास तौर पे। डिस्ट्रैक्शंस इतने हैं आपको, जी जी। यानी कि इससे पहले हम ये सुना करते थे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पोमोडोरो टेक्निक, जी, जिसके तहत 25 मिनट्स आप कुछ काम करिए सीरियसली, उसके बाद फिर आप गैप लीजिए 5 मिनट्स और 10 मिनट्स का, फिर 25 मिनट्स आप करिए। यानी हमारा नॉर्मल अटेंशन स्पैन बिल्कुल अनडिवाइडेड अटेंशन आप 25 मिनट से दे सकते हैं। आज वो कम होकर 15 या 12 मिनट हो चुका है। इवन क्लासरूम्स में हम ये फील कर रहे हैं कि बच्चों को ऑनलाइन की इतनी आदत हो चुकी है कि वो बीच में एकदम 10 मिनट के बाद ही उनका रुझान जा रहा है। तो फिर हमें कुछ करना है कि वो वापस आ जाएं, वो अटेंशन दे सकें। तो कोविड ने जहाँ पे मुख्तलिफ एवेन्यूज ओपन किए हैं, वहाँ पे एक चैलेंज हमारे सामने थ्रो किया है कि बच्चों को किस तरीके से अटेंशन रिटेन किया जाए, और हमें वो फिजिकल कनेक्ट लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर, अगर हम फिनिशिंग स्कूल्स की बात करें या कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, इनका रोल ये स्किल और इंडस्ट्री के गैप को फिल करने के लिए कितना ज़रूरी रहता है? देखिए सर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स का प्राइम कंसर्न होता है कि वो पढ़ें और पास कर लें। जो बच्चे ये काम आसानी से कर पा रहे हैं उसके लिए उनको अटेंशन देने की ज़रूरत है, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करने की ज़रूरत है। अटेंडेंस एक बहुत बड़ा मसला हो चुका है, हर कोई फेस कर रहा है। यानी जब बच्चों को जो है घर में रहने की आदत हो चुकी है, अब उनसे कहा जाए कि आप रेगुलरली आइए तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है। सही। तो अब कई बच्चे ये तमाम चीज़ों के बाद जब पास होते हैं तो उनके अंदर वो सलाहियत अभी नहीं है, जिसको बोलते हैं आप एम्प्लॉयबिलिटी कोशेंट, राइट, काम करने की सलाहियत, वो नहीं आई है। क्या आई है? एक डिग्री आई है। तो उस डिग्री को लेकर वो सलाहियत जब वो डेवलप कर रहे हैं, उसमें कॉलेज से तो वो जा चुके हैं, पेरेंट्स वो कर नहीं सकते। इंडस्ट्री चाहती है कि आप सलाहियत लेके आए। एक 6-8 साल पहले की बात मैं कह रहा हूं आपको कि इंडस्ट्री सिर्फ ग्रेजुएट चाहती थी। आप किसी किस्म का ग्रेजुएट हमें दे दीजिए, उसमें सीखने का मादा हो तो हम उन्हें सिखा लेंगे, ट्रेनिंग देते थे 6 मंथ्स तक। आज इंडस्ट्री कॉस्ट कटिंग के मोड में है। वो आज क्या चाह रही है? हमको तैयार प्रोडक्ट मिल जाए और डे 1 से हम उसको प्रोजेक्ट पे डाल दें और हमारे जो है उससे अर्निंग शुरू हो जाए। तो उनको इस तरीके के लोगों की जरूरत है जो कि वेल ट्रेंड आए। अब यहाँ पे हमारे कम्युनिटी बेस्ड जो इदारे हैं, जो कि फिनिशिंग स्कूल्स हैं, इसकी बहुत कमी है। आप मुझे बताइए कि हमारे पास कितने फिनिशिंग स्कूल्स हैं जो इंजीनियरिंग के बाद बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे? नहीं है। इसकी शदीद ज़रूरत है और इसमें हमको बैच बाय बैच बच्चों को लेकर इंडिविजुअल अटेंशन के साथ उनकी सलाहियतों को इम्प्रूव करके उनको मार्केट में भेजना चाहिए। और जिस तरीके से हमने कई सारे कॉलेजेस खोल रखे हैं, उस तरीके से हमें फिनिशिंग स्कूल्स भी खोलने चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि क्या कॉलेजेस में फिनिशिंग स्कूल का काम नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो, यानी कि 100% बच्चों में से 30% बच्चे जो अपनी इंजीनियरिंग सीरियसली कर रहे हैं। बाकी के जो 70% हैं वो तो थोड़े से
अभी मजे और एंजॉयमेंट के मूड में हैं, लेकिन जब वो पास होंगे तो उनको भी नौकरी चाहिए, तो वो कहाँ जाएं, किस तरफ देखें? वो अमीर पेट जा रहे हैं, और राइट, जहाँ पे उनको कुछ सही क्वालिटी नहीं मिल रही है। तो हमारी कौम की तरफ से, हमारी कम्युनिटी की तरफ से हमें बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग स्कूल्स की ज़रूरत है। आरिफ सर, अब तक जो गुफ्तगू हमारी हुई है वो जॉब ओरिएंटेड और जॉब सीकिंग के ऊपर हुई है। जॉब क्रिएशन के ऊपर यानी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जो हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनका कितना फोकस होना चाहिए और उसके अंदर क्या चैलेंजेस है सक्सेस होने के लिए? देखिए, मैं अक्सर अपने बच्चों से ये कहता हूँ कि भाई टेल मी व्हाट आर द बिलियनियर्स हु आर अवेलेबल इन इंडिया, कुछ नाम बताइए आप। तो वो कहते हैं कि सर अंबानीज हैं, अदानीज हैं, टाटाज हैं, बिरलाज हैं। मैं पूछता हूँ कि भाई सैयद्स, अलीज, खान्स, ऐसे क्यों ग्रुप्स नहीं हैं? क्या इसकी ज़रूरत नहीं है? क्या हमें ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत नहीं है कि आप 1 लाख एम्प्लॉयज़ हों आपके, आप 1 लाख लोगों के लिए रोज़गार मुहैया करें, आपकी कंपनी इंडिया और फॉरेन कंट्रीज़ में काम करे? इसकी बेशक ज़रूरत है हमें। और क्या हम इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे हैं। हैदराबाद में हमारे पेरेंट्स का माइंडसेट ये है कि बच्चा जैसे ही पढ़े वो फ़ौरन या तो एमएस को चला जाए या फिर नौकरी पे लग जाए, सेटल हो जाए। सेटलमेंट इज द मेन वर्ड। कोई भी ये नहीं चाह रहा है कि उनके बच्चे स्ट्रगल करें, और लफ्ज़ एंटरप्रेन्योरशिप का दूसरा मतलब है स्ट्रगल। यानी आपको सब कुछ छोड़ के, अपनी वैल्यू पूरी ख़त्म करके आपको दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करना है। आपको ऐसे प्रोडक्ट, और इसमें फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। 10 में से 9 स्टार्टअप्स फेल होते हैं, सिर्फ 1 कामयाब होता है। और इसमें लोग इन्वेस्ट करने के लिए भी बहुत हिचकिचाते हैं। आजकल गवर्नमेंट का इकोसिस्टम अच्छा बना हुआ है, एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट की जरिए से इनको फंडिंग भी मिल रही है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बच्चों को ये एक कोई दूसरा वाया मीडिया ना बनाए। अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग क्लासेस बराबर अटेंड नहीं कर रहे हैं और उनसे पूछा जाए क्या भाई आपका क्या इंटरेस्ट है, तो वो कहें सर मैं अपना बिजनेस करना चाह रहा हूँ। तो करिए ज़रूर, डिग्री बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये सवाल आ जा रहा है कि क्या डिग्री ज़रूरी है? काबिलियत, जब तक आप खुद काबिल नहीं बनेंगे जी, आप दूसरों को कैसे फ़ायदा पहुँचाएंगे? सही। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से यही कहता हूँ कि इफ़ यू कैन नॉट हेल्प योर सेल्फ, यू कैन नॉट हेल्प अदर्स। वेरी ट्रू। कल की बात है, मेरे एक स्टूडेंट को, मुफखमजा के स्टूडेंट को 40 लाख पर एनम का जॉब मिला है। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि आप सही काम कर रहे हैं, तो आपकी क्या ख्वाहिश है? तो उन्होंने कहा कि सर मैं यहाँ पे अपनी कंपनी खोलना चाह रहा हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाना चाह रहा हूँ। मैंने उनको एक दूसरा सजेशन दिया। मैंने कहा कि बेटा आप 40 लाख पर एनम इंडिया में मिल रहे हैं आपको, अगर आप एमएस करेंगे तो आपको पर एनम 1.5 करोड़ मिलेगा। आप 2 साल जाइए, एमएस कीजिए और दुनिया में अपना कॉन्टैक्ट बनाइए, अपनी सलाहियतों को और बढ़ाइए। फिर आप एक ऑफिस यूएस में खोलिए और एक ऑफिस हैदराबाद में खोलिए। आना जाना बहुत आसान है। आप अपना कुछ वक्फा वहाँ पे गुजारिए, कुछ यहाँ पे गुजारिए, वहाँ पे और यहाँ पे मिला के आप जब बिजनेस एक्सपैंड करेंगे, और नीयत आपकी एक ही होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत यह है कि मैं अपने लिए फ़ायदा करूँगा तो आप कामयाब नहीं होंगे। अगर आपकी नीयत और अल्लाह से आपकी दुआ ये है कि या अल्लाह मेरे ज़रिए से लोगों का रोज़गार बढ़ा, तो अल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करेगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप में जो भी लोग जाना चाह रहे हैं, सब में पहले मैं उनको ये कह रहा हूँ कि भाई नियत ये करो कि आपके ज़रिए से लोगों का रोज़गार बढ़े, लोगों के घर में राशन पहुँचे। अगर आप ये नियत से आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपकी ज़रूर कामयाबी, लेकिन उसके लिए सलाहियत एक्वायर करनी चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि बगैर सलाहियत के मैं एंटरप्रेन्योर, मैं बिजनेस खोलूंगा, भाई काम कौन करेगा? वो उसको भी मैं हायर कर लूंगा, उसको भी मेरे पास सिर्फ आइडिया है। वैसा नहीं, आप अपने आप को काबिल बनाइए। हेल्प योरसेल्फ देन हेल्प अदर्स। सर, अगर हमारा जो ऑडियंस है उसके अंदर मोस्टली स्कूल के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स होते हैं, तो उनके लिए अगर आप 1-2 सजेशन देना चाहेंगे, चूँकि अब आने वाले 10 साल 20 साल में ये लोग वर्कफोर्स में आएंगे, तो वो सिनेरियो कैसा रहेगा और उसके लिए क्या तैयारी ये बच्चों को करना ही होगी अभी से? जी देखिए, मैं कई स्कूल्स को जाता हूँ वहाँ पे रोबोटिक्स के ऊपर लेक्चर्स देने के लिए। तो मैंने एक चीज़ वहाँ पे ऑब्जर्व की है कि बच्चों के अंदर जो शऊर हो कि हमको ये करना चाहिए, हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, और जो यानी स्ट्रगल का मादा है, आज हर पेरेंट ये चाहता है कि मेरे बच्चे को कम से कम स्ट्रगल मिले।
कंफर्ट जोन में उसको रखना चाह रहे हैं। और क्यों, तो पूछेंगे हमने बहुत तकलीफ उठाई है, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे तकलीफ उठाएं। तो मेरी पेरेंट्स से ये दरख्वास्त है कि आप इस तरीके से बच्चों को ब्रॉटअप करें कि उनकी ज़रूरतों को आप कुछ एक छोटी सी एक शर्त लगा दें कि बेटा आप ये करो, हम आपको इस चीज़ जो आपको चाहिए वो मुहैया करेंगे। ऐसे नहीं कि भाई मुझे आज ये चाहिए फौरन, अरे मेरा बच्चा है उससे बढ़ के है। ये थॉट प्रोसेस जो है ना बच्चों को ऐसा बना रहा है कि हमारी हर चीज़ की ख्वाहिश हमेशा पूरी हो सकती है। तो ये मेंटालिटी से हमसे निकलना है। ये क्यों हो रहा है मैं आपको ये भी बताता हूँ। आज का सब में बड़ा मसला ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे हैं। पैसा दे रहे हैं जी, पैसा बहुत हो चुका है, अल्लाह का करम है कि हमारी कम्युनिटी में थोड़ा पैसा बढ़ रहा है। पैसा है तो पैसा दे दो और वक्त ना दो, ये बिल्कुल रिप्लेस नहीं कर सकता साहब। मेरी तो पेरेंट्स से गुजारिश है कि अपने बच्चों के साथ एवरी डे हाफ एन आवर हर फादर को, मदर तो हैं, फादर और मदर को स्पेंड करना चाहिए ये जानने के लिए कि उनका आज का दिन भर का स्कूल रूटीन क्या रहा, प्रोग्रेस क्या रहा, आपने कौन सी टीचर ने आपको क्या पढ़ाया, क्या डिफिकल्ट सिचुएशन आया जिसको आपने कैसे हैंडल किया। ओवर प्रोटेक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ की ख्वाहिश पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। और उनके अंदर उनको कुछ ऐसी बातें बताएं जो कि हमारे अल्लाह के नबी की सीरत में है, हमारे सहाबा की वाक़यात में है। उनको कुछ ऐसी बातें बताएं कि जिसमें वो लोगों ने बहुत ही मुश्किल चीज़ों का सामना करके आगे बढ़ के कामयाबी पाई। तो उनको एनकरेज करना चाहिए, द कैन डू एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, कुछ नहीं बेटा आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो जज्बा वो लाना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नॉर्मल जो स्टडीज़ चल रही है उसके ऊपर फोकस करें, अटेंडेंस मेंटेन कर लें। और यानी स्कूल की लेवल पे आपको जो है ना भागने की ज़रूरत नहीं है। ये भी है कि स्कूल में प्रोग्रामिंग सीख लो, रोबोटिक्स सीख लो, AI सीख लो, ML सीख लो, हर चीज़ स्कूल में सीखेंगे तो स्कूल का जब कहें वो कब सीखेंगे। सही। तो आप सिर्फ उनको ये स्किल्स को बिल्ड करें, हार्ड स्किल्स को बिल्ड करें और उनको एक अच्छा सिटीजन बनाएं। तो इंशाल्लाह ये बाकी की चीज़ें तो जैसे मैं कह चुका आपको फिनिशिंग स्कूल्स और ये बहुत आसानी से पूरे हो जाती हैं। सर आपके वक्त के लिए और आपकी गाइडेंस के लिए आपकी बेहद मशकूर है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से कुछ अहम बातें सामने आती हैं। पहली बात हमने ये देखा कि जो ग्रेजुएट होते हैं इंजीनियरिंग से, अगरचे कि वो IT फील्ड में जाते हो तब भी वो उनके कोर इंजीनियरिंग से वो कन्वर्ज हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जो फिगर्स रहते हैं कि अनएम्प्लॉयबिलिटी ज़्यादा है इंजीनियरिंग में, वो इनिशियल फर्स्ट ईयर और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स वो उसकी बात है। और उसके बाद 1 साल के बाद जो है मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स गेट प्लेस्ड आइदर इन IT और इन देयर रेस्पेक्टिव इंजीनियरिंग फील्ड्स में। दूसरी बात हमने ये भी देखी कि इंजीनियरिंग ख़ास तौर पर जो स्किल्स की ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स के अंदर वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। और जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट कंप्लीट करते हैं उसके बाद उनके पास 1 महीने का जो 2 महीने का टाइम होता है, उसके अंदर वो बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स अगर वो सीख ले तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी एट द एंड ऑफ देयर कोर्स 4 साल के बाद ये ज़्यादा हो जाती है। करिकुलम और इंडस्ट्री के गैप के बारे में भी बात की और हमारे गेस्ट ने ये कहा कि जो फंडामेंटल्स है इंजीनियरिंग के वो कंटिन्यू होंगे, लेकिन जो इलेक्टिव्स है उसके अंदर अपग्रेडेशन आएगा। लेकिन अपग्रेडेशन के बाद एक चैलेंज आ जाता है, वो है फैकल्टी का, कि एक्सपीरियंस फैकल्टी वो न्यू कोर्सेस के अंदर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से जो कंटेंट अब्जॉर्ब करना है स्टूडेंट्स का वहाँ पर थोड़ी कमी हो जाती है। हमने फिनिशिंग स्कूल्स के इम्पोर्टेंस पे बात की कि एक बार स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होने के बाद जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की ज़रूरत है ट्रेनिंग की, वो फिनिशिंग स्कूल्स के थ्रू वो अमल में आएंगी। एक पेरेंट के लिए ख़ास तौर पर सजेशन हमारे गेस्ट का रहा है कि वो बच्चों को स्ट्रगलिंग के फेस से गुजारे, वो कंफर्ट जोन में ना रखे बच्चों को। और जो सेटलमेंट माइंडसेट है कि बच्चा फ़ौरन इंजीनियरिंग के बाद सेटल हो जाए, इसकी जो जुस्तजू रहती है पेरेंट को, वो थोड़ा रेसिस्ट करे और बच्चों को एक्सप्लोर करने पे, बच्चों को आगे पढ़ने और करियर अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करने में हेल्प करें। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।